सर मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना अपना परिचय दें ताकि पूरी तरीके से बातचीत आगे बढ़ाया जा सके। सुमित दुबे हूँ, मैं डिजिटल टीम में ही हूँ, असिस्टेंट एडिटर। अच्छा। और ये नवीन है हमारे सहयोगी, ये भी असिस्टेंट एडिटर। आप लोगों ने क्या विश्लेषण किया? ये पूरा सर्वे आया, हमने भी अपने सर्वे अपने दिखाए और जितने भी और कंपनियों ने किया था, एजेंसियों ने किया था, उनके हमने दिखाए। क्या लगता है वाकई में 400 पास के आसपास इस वक्त भारतीय जनता पार्टी एनडीए छू जाएगी? ये आंकड़ा दिख रहा है? देखिए, ये जो आंकड़ा दिख रहा है, ज्यादातर सर्वे हम देख रहे हैं, तो एनडीए के लिए ये टारगेट रखा गया था। पीएम मोदी ने जो भाषण दिया था लोकसभा में, हमें याद है, तो उसमें कहा था कि एनडीए 400 पार करेगा। तो अब कोई भी सर्वे 400 पार तो नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन 400 पार का मतलब लिटरली 400 ही नहीं, लेकिन 378 370 के आसपास आंकड़े कई सारे दिखा रहे हैं, तो उतना पहुंच सकता है। लेकिन सर्वे तो खैर सर्वे ही है, कई बार सर्वे गलत भी हुए हैं, कई बार सर्वे सही भी हुए। मुझे याद है संजय कि 2004 का इलेक्शन था, हम लोग तब इस प्रोफेशन में नहीं थे, स्टूडेंट थे, लेकिन मुझे याद है कि उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए की, और सर्वे आए थे, सारे सर्वेज में उनको जीता हुआ बताया गया था, बीजेपी को, एनडीए को, लेकिन वो हार गए थे। विपक्ष इसी उम्मीद में है कि शायद 2024 का ये चुनाव 2004 वाला चुनाव हो। हाँ, विपक्ष बोल रहा है, बार बार यही बोल रहा है कि और सर्वे गलत हो। लेकिन एक चीज है, हमने, क्योंकि हम लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं इस प्रोफेशन में आने के बाद, तो और ज्यादा फॉलो करने लगे हैं कि सर्वे कंपनीज जितनी भी हैं, उन्होंने 2004 वाले उस मामले से थोड़ा सा सबक लिया और फिर वो उतना मार्जिन रखने लगे और एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताने लगे, और कई सारे उन्होंने बीच में जो मार्जिन था वो ज्यादा कर दिया, 30 से 40 सीटों का मार्जिन करने लगे, शायद प्ले सेफ की वजह से। 30 से 40 सीटों का एक ब्रैकेट लेके चलते हैं कि कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है ना। हाँ, अच्छा, और चूंकि अब देखिए सबसे बड़ी चीज चौंकाने वाली है नवीन जी, दक्षिण भारत को लेकर हमें लगता है कि जितने भी जर्नलिस्ट, एक्सपर्ट या सबने या जो सर्वे करते हैं, वो हो सकता है कि अंदर की बातें थी, लेकिन किसी को अनुमान नहीं था कि वाकई में कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतना बेहतर करेगी। और इसके अलावा केरल में, तमिलनाडु में 103 सीटें के आसपास ये यानी कहा जाए कि खाता खोल रही है। ये दिखाता है कि पूरे दक्षिण भारत के इन राज्यों में प्रधानमंत्री का जो दौरा था वो वाकई में एक मिशन के साथ था, सोच के साथ था, जिसका परिणाम है। आपकी और मेरी कल एक चर्चा हुई थी, जिस पर हमने उनकी साधना को लेकर के बात की थी कि उन्होंने साधना के लिए दक्षिण भारत को ही क्यों चुना। तो मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने दौरा तो पहले किया ही, तमिलनाडु में उन्होंने जितनी मेहनत की उतनी मेहनत आपको आंध्र प्रदेश में नहीं दिखी, क्योंकि वहां उनके साथ टीडीपी एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी रही, सहयोगी था। तो आंध्र प्रदेश के जो नतीजे हैं, वो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं आंध्र प्रदेश से, वो काफी चौंकाने वाले हैं। वाईएसआर को उसमें कुछ भी मिलता नहीं दिख रहा है। हाँ, वाईएसआर कांग्रेस काफी पिछड़ती नजर आ रही है। वो थोड़ा सा शॉकिंग है, अभी भी वो हमारे लिए शॉकिंग है। और टीडीपी का वहां बढ़ना और बीजेपी के साथ में बढ़ना, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। कर्नाटक थोड़ा सा शॉकिंग है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस की वहां सरकार है और बीजेपी को अगर कर्नाटक और आंध्रा से एज मिल रहा है और तेलंगाना में थोड़े बहुत भी वो कामयाबी हासिल कर रही है, तो उत्तर भारत तो क्योंकि कांग्रेस के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, तो दक्षिण से उसको काफी उम्मीदें थी। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा की बात करें हम, और चाहे पूरे इलेक्शन कैंपेन की बात करें, अलायंस की बात करें, चाहे सीटों के चयन की बात करें, सभी में जो है कांग्रेस ने साउथ पे काफी ज्यादा फोकस रखा था। उनको ये उम्मीद थी कि इस बार क्योंकि कर्नाटक में हमारी सरकार है, तो कुछ ना कुछ हमें वहां से मिलेगा। दूसरी बात, केरल से उनको ये लग रहा था क्योंकि वहाँ यूडीएफ की सरकार है, अगर किसी के खाते में इधर से या उधर भी गया, एलडीएफ की सरकार है, माफ कीजिएगा, तो एलडीएफ की सरकार के बाद भी अलायंस भले ही उनका वहां ना हो, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वहां कुछ होता भी है तो वो इंडिया गठबंधन के खाते में ही आने वाला है। तो नुकसान जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से जो इनको हुआ है कांग्रेस को वो काफी, तेलंगाना खास तौर से, क्योंकि आंध्र प्रदेश तो कांग्रेस से मान के तेलंगाना में बीआरएस को नुकसान हुआ, कांग्रेस ठीक ठाक मार्जिन पे जा रही है। हाँ, बीजेपी को सबसे बेहतर नहीं, कांग्रेस जा रही है, बट तेलंगाना वो राज्य है संजय जहां पर कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो डबल डिजिट में जाएगी, 17 सीटें हैं तेलंगाना में, और तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है, हम थोड़ा सा और पीछे जाए अगर, तो तेलंगाना से कांग्रेस को काफी ज्यादा उम्मीद है। 2014 के चुनाव में भी थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था उसमें 42 सीटें थी आई थिंक, तो उसमें से जब जीती थी 2009 में कांग्रेस जब सत्ता में वापस आई थी, तब उसने 33 सीटें जीती थी। और कांग्रेस को 2009 में सत्ता में वापस लाने में आंध्र प्रदेश का रोल था बहुत बड़ा, यूपी का बहुत बड़ा रोल था, जो 22 सीटें मिली थी 2009 में कांग्रेस को। तो जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा किया और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो अलग अलग राज्य बनाए, तो उन्हें उम्मीद थी कि तेलंगाना से हमको एक अच्छा चंक लोकसभा सीट्स का मिलेगा, लेकिन उनको उस समय भी नहीं मिला, 2 इलेक्शन में नहीं मिला। इस बार सरकार आई कांग्रेस की, और कांग्रेस सरकार अभी चुनाव हुआ है, ज्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे में जब आपका अभी कुछ महीने पहले ही आपने वहां विधानसभा का चुनाव जीता है,
तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 17 सीट में से कम आप 11, 12, 13 सीट जीतेंगे। तो ये तो हालत कर्नाटक में भी है। हाँ, कर्नाटक में भी है, लेकिन कर्नाटक का केस ये है कि कर्नाटक में बीजेपी का जो एक तरीके से कह सकते समीकरण कुछ इस तरीके से बीजेपी के फेवर में है कि बीजेपी वहाँ सत्ता से बाहर भी होती है तब भी कर्नाटक से अच्छी सीटें जीतती है। हम कई इलेक्शन से देख रहे हैं और इस बार बीजेपी ने वहाँ पर जो HD देवेगौड़ा साहब की पार्टी है JDS जनता दल सेक्युलर, उसके साथ उन्होंने गठबंधन किया, हालांकि 2 या 3 सीटें दी हैं। अच्छा, ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि जैसे स्टेट के इलेक्शन में वहां का वोटर अलग वोट करता है और केंद्र के राज्य और कांग्रेस की इनर फाइटिंग भी कर्नाटक में काफी नहीं, मेरा 2 चीज है। क्या प्रधानमंत्री का करिश्मा है? एक तो BRS इतनी कमजोर कभी नहीं थी वहां पे तेलंगाना में, लेकिन सत्ता से भी हट गई। उसके बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी का BRS के वोट पर भी असर पड़ा, वो आधा बढ़ता दिखाई दे रहा। YSR कांग्रेस सत्ता में होने के बावजूद वहां पर बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारती दिख रही है। YSR कांग्रेस का तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी है ना, 5 साल सत्ता में रही और जिस तरीके से उसने कमबैक किया था। YSR कांग्रेस ने पिछला चुनाव जिस तरीके से जीता था, क्लीन स्वीप किया था, 20 से ज्यादा सीटें लोकसभा में जीती थी और आंध्र प्रदेश का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होता है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का। तो वो एक एंटी इनकम्बेंसी थी चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ, या उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वहां पर जो प्रदेश का बंटवारा हुआ और YSR कांग्रेस के जो लीडर हैं जगन रेड्डी, उनको जेल भेजा गया था, तो वो एक उनके साथ सहानुभूति थी पिछले। चंद्रबाबू काफी दिन तक अड़े रहे कि तेलंगाना जो है वो इसी में रहे और फिर हैदराबाद की राजधानी बनी रहे। तो उसमें टीडीपी को बहुत ज्यादा उम्मीदें तेलंगाना की तरफ के क्षेत्र में थी और YSR का काम जो था वो उस आंध्र वाले क्षेत्र के अंदर काफी ज्यादा था और नया राज्य बना था, उनके लिए जमीन नहीं थी, तो वहां पर YSR का एक बहुत बड़ा तो KCR के बगावत करने का या कहा जाए कि इसके डिमांड करने का कारण यही बना था कि इस क्षेत्र में ये मजबूत थे। हाँ, लेकिन हालांकि अब KCR का किला ढहता हुआ दिख रहा, कहां प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने वाले थे और कहां कहा जाए। अब वो तो संजय बहुत सारे लोग दावेदार होते हैं। बहरहाल बीजेपी को लेकर चर्चा है कि बीजेपी ने दक्षिण के राज्यों में जो फतेह की उम्मीद की थी उसमें बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शन किया। हाँ बिल्कुल, आप देखो तेलंगाना में या कर्नाटक में प्रदर्शन नहीं कर सकते। 25 सीटें अगर 25 की 25 रिटेन कर पाती है, मुझे नहीं लग रहा, सर्वे भी नहीं बता रहे हैं कि 25 रिटेन कर पा रही है, 20-22 वो भी एक अचीवमेंट है उनके लिए। और खास तौर से देखिए तमिलनाडु ऐसा नहीं था कि एकदम से बीजेपी के लिए 0 रहता था, 1-2 सीटें कई बार बीजेपी बीच बीच में जीती भी है, शायद 99 के इलेक्शन में जीती थी। तो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है, 39 सीटें आती हैं संजय वहां से, और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में बहुत मेहनत की है तमिलनाडु को लेकर। वो UN में भी जाते हैं तो किसी तमिल कवि, एक बड़े महान कवि रहे थे, उनकी कविता की पंक्तियां बोलते हैं। शी जिनपिंग को जब बुलाया गया तो उन्हें चेन्नई में बुलाया, तमिलनाडु में उनको बुलाकर उनका स्वागत किया कई बार। और जो तमिलनाडु जाते वक्त कैंपेनिंग भी अच्छी खासी कैंपेनिंग भी अच्छी खासी की। तमिलनाडु, केरल, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी नहीं जीत पाती, उसका कैडर कमजोर है या उसको वोट नहीं मिलता है, उनकी सोच कुछ थोड़ी सी अलग है। दरअसल उसके पीछे कारण ये भी है ना कि बीजेपी ने हमेशा से AIADMK के साथ वहां पर लेकर के चुनाव लड़ा और समय समय पर वो चुनाव अदल बदल, DMK के साथ भी उन्होंने सरकार बनाई एक बार। हाँ, ये वही कहानी जो पंजाब में थी, जैसे शिरोमणि अकाली दल के साथ था। लेकिन इस बार उन्होंने नई तरीके से वहां बाकायदे नौजवान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उन्होंने बाकायदे पदयात्रा की बीजेपी को नेता ने, और जो है पूरा माहौल ऐसा बना कि बीजेपी कहीं ना कहीं वहां पर 4 से 5 सीटें निकाल लेगी। अगर AIADMK नवीन AIADMK के साथ अगर उनका अलायंस हो जाता, जो पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे थे साथ ही थे दोनों लोग, लेकिन इलेक्शन से कुछ वक्त पहले दोनों अलग अलग हो गए, तो शायद तमिलनाडु में बीजेपी थोड़ा बहुत कुछ और गेन कर पाती। ये हमने शुरू से हम लोग देख रहे थे और सर्वे में भी नजर आ रहा है। लेकिन साउथ में देखा जाए तो साउथ, आपने सही कहा था कि कांग्रेस का फोर्टे था, कांग्रेस का किला था, लेकिन वहां बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश कर रही थी। कर्नाटक में तो ऑलरेडी कई 1-2 दशक पहले सेंध लगा चुकी थी, तेलंगाना में भी अब लगा चुकी है, और अब तमिलनाडु और केरल 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर ये माना जाता था कि वहां बीजेपी 0 से 1 सीट बीजेपी खाता नहीं खोलेगा, पिछली बार भी नहीं खोला था। अगर वहां खाता भी खोल पाती है बीजेपी तो उसके लिए अच्छी बात है। तो फिर आंकलन ये होगा ना, सिर्फ खाता सीट नंबर नहीं बल्कि वोट परसेंट काउंट किया जाएगा, कितना आगे बढ़ती है। और देखिए राहुल गांधी दक्षिण गए मजबूत करने के लिए और बीजेपी वहां और स्ट्रांग होनी शुरू की। मजबूत तो खैर अब 2 स्टेट में उन्होंने गवर्नमेंट भी बना ही ली, बड़े-बड़े स्टेट है तेलंगाना। उस पे आते हैं सर, अब बंगाल पे चलते हैं। बंगाल पे तमाम सर्वे 28 के आसपास भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा रहे हैं, 25 से 28 के आसपास। ये क्या मिरेकल है? दीदी का गढ़, दीदी का किला, दीदी जिसको लेकर जूझ जाती हैं, बीजेपी वहां पर जबरदस्त तरीके से घुसती चली जा रही। कैसे? बीजेपी का पिछले 2 इलेक्शन में भी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा, विधानसभा में भी अच्छा किया। हाँ, विधानसभा में अच्छा किया। देखिए वहां इस समय जो स्थिति बनी बंगाल में, अगर आमने सामने की फाइट होती तो वहां 3 कॉर्नर फाइट हो गई। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन दोनों लोग बारी-बारी से बात दे सकते हैं। इंडिया गठबंधन में वो रही भी,
एक तरीके से उनकी मीटिंग्स में भी आती रही, कई बार नहीं आती रही, लेकिन चुनाव के दौरान जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई, जहां तक कि अधीर रंजन चौधरी जो कि पिछले 5 साल तक कांग्रेस की तरफ से लीडर ऑफ लोकसभा थे, उनके खिलाफ उन्होंने इतने मजबूत कैंडिडेट दे दिया, यूसुफ पठान को दे दिया, यूसुफ पठान, और इवन ममता के खिलाफ भी लगातार वो बोलते रहे। वो उनकी वहां की स्टेट पॉलिटिक्स। बीजेपी के लिए वहां जमीन बनना इसलिए ज्यादा आसान था क्योंकि जब ये किला ढहा वहां पर सीपीएम का, वामपंथ का वहां किला ढहा, उसके बाद बीजेपी के लिए एक बड़ी जमीन थी वहां, वैक्यूम था पूरा, बहुत बड़ा वैक्यूम था। उसको भरने के लिए जो है बीजेपी ने, क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी भी बहुत ज्यादा है, तो उसके बाद उनके पास एक बड़ा मुद्दा था कि बांग्लादेशी घुसपैठ का एक मुद्दा था। फिर उससे पहले के जो मुद्दे जिनको लेकर के टीएमसी आई थी, नंदीग्राम और सिंगूर जैसे मुद्दे, ऐसे ही कई मुद्दों पर जब इनका स्टैंड सरकार के पक्ष में आया कि सरकार रहते हुए इन पर उन्होंने क्या स्टैंड लिया, तो वहां एक जमीन बीजेपी के लिए बनी। और बीजेपी के अंदर बीजेपी के अपने शुरुआती नेता जो थे दिलीप घोष और जो है दूसरे नेता, उसके बाद पार्टी छोड़ने वाले जो सीपीएम के काडर था वो पूरा का पूरा बीजेपी में शिफ्ट हो गया। उसके बाद जो है टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शिफ्ट हुए, तो वहां पर सत्ता के 2 ही केंद्र बचे। कांग्रेस वहां खत्म बराबर थी, बची सीपीएम, वहां पूरी तरह से जो है खत्म के, तो वहां बीजेपी के लिए जमीन थी, बीजेपी ने वहां मेहनत की और उस मेहनत का फल उन्हें लगातार पिछले 2-3 चुनाव में देखने को मिला है। संदेश खाली वाला मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए हिटिंग पॉइंट था, क्या इसका असर वाकई में इस चुनाव में दिखा? जी, क्योंकि बीजेपी कॉन्फिडेंट थी कि हम 30 सीटों के आसपास जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और देखिए बीजेपी की जो ताकत है, हाँ, कोई भी मामला, संदेश खाली का मामला तो काफी बड़ा मामला था, इस तरीके के मामले होते हैं तो बीजेपी की जो ताकत है वो है लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाना। कम्युनिकेशन। बीजेपी आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता के हिसाब से देखा जाए, रिसोर्सेज के हिसाब से देखा जाए तो भी मुझे लगता है कि दुनिया की कोई पॉलिटिकल पार्टी इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होंगे जितने बीजेपी के पास है। तो ऐसे में बीजेपी की जो मैकेनिज्म है उसके पास जो एक तरीके से कहें कि जो उसका सिस्टम है अपने मैसेज को आम लोगों तक पहुँचाना। तो संदेश खाली के मसले को, ऐसे कई मसले और कई बार कई जगह ऐसी घटनाएं रही होंगी, लेकिन अपोजिशन जो बीजेपी रूल्ड स्टेट होंगे शायद वहाँ अपोजिशन पार्टीज उस इशू को लोगों तक नहीं पहुंचा सके होंगे, लेकिन संदेश खाली के मसले को ना सिर्फ पूरे देश के लोगों के सामने बीजेपी ने बड़े अच्छे तरीके से रखा और प्रेजेंट किया, बल्कि वेस्ट बंगाल में भी मुझे लगता है कि उस मसले को उन्होंने उठाया पूरी ताकत के साथ, और लगातार 5 साल से या कहें 10 साल से स्टेट के जो वोटर्स हैं, स्टेट की जो आवाम है, उनको अगर कोई सरकार से लड़ते हुए नजर आ रहा तो वो बीजेपी लड़ते हुए नजर आ रही है। ये पिछले आप देखेंगे जब से टीएमसी की वहां सरकार आई उसके बाद बीजेपी ने जैसे ही वहां अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश की, तो सरकार की कोई भी नीति हो उसके खिलाफ जो है वहां पर बीजेपी का वर्कर जो है सड़क पर उतरा। बिल्कुल। और हमेशा वहां से जो संघर्ष की खबरें आई उनमें किसी जमाने में हम देखते थे कि सीपीएम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो रही है, फिर उसके बाद वो टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत होती दिखाई देने लगी। अब वही दरअसल अखबार में जब खबरें आती थी उनमें भिड़ंत दरअसल पूरी पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है उसके अंदर हिंसा एक बहुत बड़ा रक्त रंजित राजनीति कही जाती है, रक्त रंजित राजनीति वहां कही जाती है। तो वहां पर क्या है कि जब पहले वामपंथी और कांग्रेस में जो है हिंसा की खबरें आती थी, बाद में जो है ये रूप ले लिया टीएमसी और वामपंथियों में, बाद में ये भाजपा और टीएमसी में आ गया। आप देखेंगे छोटे से छोटे मुद्दे पर वहां पर केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार बनी है वहां रस्साकशी सीएम और गवर्नर के बीच में रही। उसके बाद जो है वहां काडर जो उनका है वो आपस में भिड़ता रहा। जब पिछले चुनाव के नतीजे आए उसके बाद एक अचंभित कर देने वाले जब वहां से रिजल्ट आए 18 सीटों के, तो बीजेपी ने सबसे पहले उन परिवारों को बुलाया शपथ ग्रहण में जो वहां उस हिंसा में मारे गए थे। जो ये एक संदेश अपने काडर को पार्टी देती है कि हम आपके साथ खड़े हैं, और उसको उस मैसेज को देने में किसी भी राजनीतिक पार्टी और कोई भी जो कार्यकर्ता है, काडर बेस्ड जो पार्टी है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और उसके बाद जो भी वहां से मुद्दे आए उन मुद्दों को केंद्र से लेकर के राज्य के सर्वोच्च जो है पद तक, यानी गवर्नर पद तक, और सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक उसको उठाने में बीजेपी के सांसद, बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वहां का एक एक कार्यकर्ता उसके लिए लड़ता रहा। संदेश खाली के मुद्दे पर भी उन्होंने संसद से लेकर के वहां जो हर एक प्लेटफॉर्म पर वो मुद्दा उठा और वो देश का मुद्दा बन गया, देश का मुद्दा बन गया, इतना बड़ा था। अच्छा, अब आते हैं बंगाल से हटते हैं, बिहार और झारखंड। बिहार का भी नंबर नीतीश कुमार का साथ में आना एनडीए के लिए फायदेमंद है। हालांकि पिछली बार 40 में से 39 थे, इस बार 36 का आंकड़ा, 2-3 सीटों का अंतर है। और लेकिन मिराकल है झारखंड में 13 में से 10 से 11 सीटें अकेले जो है कि भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही, जबकि वहां का मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ और कहा जा रहा था कि सिंपैथी वोट जाएगा।
हाँ, जेएमएम के साथ, ये बात लेकिन नहीं हुआ। बिल्कुल सही आपने कही, और इस तरह की बात थी, और गठबंधन लड़ा एक साथ इनका मिलके, कांग्रेस और जेएमएम के साथ। वहाँ कोई रस्साकशी भी नहीं थी। हाँ, और देखिए जो हमने एक इंडिया अलायंस की जो गठबंधन बना, उस गठबंधन की 1-2 रैलियां भी रांची में हुई। जब हेमंत सोरेन जेल गए तो उनकी पत्नी हाँ उनको लाया गया और वो उन्होंने रैलियों में भाषण दिए। तो विपक्ष की तरफ से इस मूवमेंट को, उस मोमेंटम को कैपिटलाइज करने के लिए पूरी कोशिश की गई। लेकिन बीजेपी की तरफ से आप देखें तो एक आदिवासी फैक्टर जो था कि भाई एक आदिवासी सीएम को, चीफ मिनिस्टर को जेल भेज दिया, ये एक सिंपैथी की बात है, ये मेन पॉइंट ये था। लेकिन बीजेपी ने उससे पहले ही अपना दाव खेल लिया था। उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, राष्ट्रपति एक आदिवासी को बनाया। तो वो जो आप एक मैसेज देने की कोशिश अपोजिशन की तरफ से की गई कि एक आदिवासी को बड़ी कुर्सी पर बीजेपी नहीं बैठते हुए देखना चाहती है, लेकिन बीजेपी उससे पहले ही देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर एक आदिवासी महिला को बैठा चुकी है। छत्तीसगढ़ में आपने एक आदिवासी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो बीजेपी के दाव सारे के सारे, बीजेपी ने अपनी सारी चालें, अगर ये एग्जिट पोल के रिजल्ट सही है तो हम मानते हैं कि हाँ उसने अपनी सारी की सारी चालें सही समय पर सही तरीके से चली है। झारखंड में उन्होंने 14 सीटें आई थिंक हैं, तो 14 में से अगर 11-12 सीटें जीत रही है बीजेपी, तो एक तरीके से क्लीन स्वीप का है। पिछली बार भी इतनी ही सीटें जीती थी उन्होंने, उसको मेंटेन कर पा रही। क्योंकि देखिए संजय, जो नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया या वेस्ट इंडिया है, वहाँ बीजेपी मैक्सिमम सीट्स ले चुकी है पिछले 2 बार से। ठीक है। तो 303 जो सीटें आई वो, उसमें आप सोचिए कि सारी सीटें कंप्लीटली उन्होंने जीती थी। 1-2 सीट अगर भले मान लो झारखंड में जीत गए, या बिहार में 39 सीटें जीती 40 में से, है ना, और मध्य प्रदेश में जीती 29 में से 28 सीटें, या राजस्थान की 25 में से 25, गुजरात की 26 में से 26, दिल्ली 7 में 7, हरियाणा 10 में से 10, हिमाचल 4 में से 4, उत्तराखंड 5 में से 5। तो इतना तो ऑलरेडी वो जीती चुकी है। तो अब उसको ये डर था बीजेपी को कि शायद यहाँ सीटें कम होंगी। जो स्टेट उनके हाथ से गए थे उनको लेकर के वो थोड़ी सी उनके लिए डर था, ऐसा माना जा रहा था कि ऐसा होगा। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने चीजों को, पूरे मैकेनिज्म को फिट किया, उस हिसाब से जो है कहीं कोई नुकसान होता दिख बहुत बड़ा डेंट किसी राज्य में नहीं, किसी भी राज्य में नहीं। जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, राजस्थान को भी कहा जाए 1-2 सीटों का अंतर ही सिर्फ दिख रहा है कि 2 सीटें हाथ से निकल। कयास लगाए जा रहे थे। दरअसल राजस्थान के अंदर क्या है कि कई प्रत्याशी जो थे वो नाराज दिखे, बागी हो गए। कुछ जो है, जो गठबंधन के साथी थे, हनुमान बेनीवाल जैसे, जो पिछली बार साथ थे, वो बीच में अलग हुए। अब वो किसी और के साथ खड़े हो रहे हैं इस बार इंडिया के साथ। और जो है कुछ नेता ऐसे हैं जो खुद टिकट मांग रहे थे, जैसे रविंद्र भाटी, और वो उनको टिकट नहीं मिला, वो खुद खड़े हो गए। तो कई और 2 सीटें वहां पर माइनस है, यही तो नहीं है नागौर और बीकानेर? नागौर बीकानेर भी हो सकती है, वो चूरू भी हो सकती है, क्योंकि एक और फैक्टर इसमें राजपूतों की नाराजगी का भी देखने को मिला था। गुजरात में भी जो रैलियां हुई या वेस्टर्न यूपी में भी हुई, लेकिन राजस्थान के जो राजपूत हो उससे मेरी बात हुई, क्योंकि मैं खुद उस जगह से आता हूँ, तो वहां पर एक खासी नाराजगी उनके बीच में थी। तो शायद, लेकिन क्योंकि राजपूत राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है, कोई ऐसी एक मुश्त आबादी में नहीं है जो किसी सीट को प्रभावित कर पाए। तो उनकी पंचायतें तो बहुत हुई और उन्होंने विरोध भी बहुत जताया कई बातों को लेकर के। तो इसी वजह से शायद ये 3-4-5 सीटों का उसमें नुकसान दिखाई दे रहा है ऐसी। लेकिन एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगा ना, कि जैसे राजपूत वोटर माना जाता था ट्रेडिशनली बीजेपी का वोटर, या ब्राह्मण ट्रेडिशनली बीजेपी का वोटर है, सवर्ण वोटर को बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर माना जाता था कि इन्हीं लोगों की पार्टी है। लेकिन अब पिछले 10 साल में, जब से नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है देश में, और बीजेपी काफ़ी एक्टिव तरीके से पूरे देश में अपना प्रचार और प्रसार कर रही है, हम लोगों ने नोटिस किया है कि अब बीजेपी के अम्ब्रेला के अंदर देश में कई सारी जातियां आ चुकी हैं, फिट हो चुकी हैं। हाँ, फिट हो चुकी हैं। अब ये नहीं कह सकते कि कोई एक जाति अगर नाराज है तो वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा देगी, 1-2 पर्टिकुलर सीट पर नुकसान पहुंचा देगी। राजनीति शुरू की थी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही बन गई। हाँ, बिल्कुल 25-30 सीटें लेके आते थे, वो परिवार तक सिमट जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बन गई। सबसे बड़ी दिक्कत तो उनके सामने यही खड़ी हो गई। मुझे लगता है कि आप देखिए यूपी और बिहार में जो 2 राज्य थे, इन दोनों राज्यों के अंदर 80 और 40 सीटें लगा के चलेंगे हम। 120 सीटों के जो 2 राज्य हैं, इन दोनों राज्यों के अंदर जो सबसे बड़े नेता थे, जो पिछड़ों के सिरमौर थे, उन नेताओं की हालत आज ये हो गई है कि वो अपने खुद के गढ़ पे सीटें निकालना उनके लिए मुश्किल हो रही है। अपने परिवार के सदस्य जीत रहे, बाकी कोई नहीं। अरे परिवार, पिछली बार तो परिवार नहीं जीत पाए थे, डिंपल यादव हार गई थी। इस बार भी आप देखिए कन्नौज में अखिलेश यादव ने पहले अपने भाई को कैंडिडेट बनाया, भाई को या भतीजे को शायद। उसके बाद जब कैंडिडेट बनाया तो पता चला पहले कि अखिलेश यादव चुनाव खुद नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब स्टेट के, माफ कीजिएगा, जिले के जो पदाधिकारी थे समाजवादी पार्टी के, वो लोग जाके अखिलेश से मिले और उन्होंने समझाया कि वो
सीट नहीं निकाल सकते, आपको खुद ही आना पड़ेगा, वरना कन्नौज की सीट चली जाएगी। फिर अखिलेश यादव ने एक दिन पहले या 2 दिन पहले आई थिंक नाम भरने का बड़ा वो रैंडमली अनाउंस किया और जाके कई सीटों पर ऐसा हुआ, कई सीटों पर ऐसा हुआ। शिवपाल का नाम पहले था, शिवपाल के बाद उनके बेटे का नाम दिया गया, बदायूं पर कई सीटों पर ऐसा हुआ। आप देखिए, और टोक रहा हूँ आपको, ये कहा जाता है यूपी में कि यादवों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, वहाँ यादव। आप देखिए इस बार कैंडिडेट्स देखिए तो मुझे लगता है शायद जितने भी यादव कैंडिडेट होंगे वो केवल परिवार के लोग ही यादव कैंडिडेट, इसके अलावा उन्होंने इवन बिहार में भी ये स्ट्रेटजी अपनाई गई है, क्योंकि बाकी ओबीसी जो जातियां हैं, जो डोमिनेंट जातियां हैं यूपी में, जैसे कुर्मी जाति है, वो कुर्मियों का एक तरीके से कहा जाए तो मुलायम सिंह यादव जब अपनी राजनीति करते थे, चरम पर थे, तब सोनेलाल पटेल के साथ उनका साथ रहता था और एक तरीके से तो एक पिछड़ों का एक पूरा एक ब्लॉक तैयार किया था, जिसके लीडर भले ही मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन उन्होंने यूपी के हर कोने में, हर छोर में एक छोटा छोटा मुलायम सिंह यादव खड़े कर दिए थे। मिर्जापुर तक, अवध बेल्ट से लेके पूर्वांचल तक उन्होंने बेनी प्रसाद वर्मा, सोनलाल पटेल और भी कई नेता पिछड़ों के बनाए हुए थे, जो खुद थे भी, वो खुद भी थे। लेकिन उसके बाद जो है ये पार्टी जब यादवों में सिमट के रह गई, फिर यादवों के बाद भी परिवार तक में सिमट के रह गई, तब जाकर के वो पिछड़ा जो वोटर था वो अपने आप को ठगा सा छला सा महसूस करने लगा और उसको एक शेल्टर जो दिया वो उसका एक बड़ा सेक्शन अब बीजेपी में जा चुका है। बिल्कुल बीजेपी। अच्छा, बीजेपी का ये बीजेपी यूपी में अगर जिक्र हो रहा है तो ये इस बार जीत का श्रेय किसको दिया जाएगा? क्योंकि लोकल लोगों से बात करेंगे तो योगी के नाम पर हर एक आदमी सेटिस्फाइड है, कहता बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये है वैसे वैसे, और प्रधानमंत्री भी जाते तो उनकी चर्चा करते। तो ये असल में यूपी के वोटरों पर प्रधानमंत्री का असर था, योगी जी का असर था, या फिर जैसा राज्यों में देखा जाता है कि लोकसभा चुनाव में अलग मसला होता है, अलग चेहरे पर लोग भरोसा करते हैं और विधानसभा में अलग? छतरी एक ही बीजेपी है, लेकिन दोनों नेताओं की कद अलग अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप कोई भी सीट देख लीजिए, एक जाति का आकलन देख लीजिए कि इस जाति का उधर जाएगा, उस जाति का उधर जाएगा, ये मुद्दा वो मुद्दा, और उसके बाद 1-1.5 लाख वोट एक्स्ट्रा आप मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अलग से पड़ेगा, अलग से पड़ जाता है ना। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा का चुनाव अगर हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो मोदी जी के नाम से वोट पड़ रहा है। उसमें वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करें तो वैल्यू एडिशन यूपी के योगी जी का, क्योंकि 2014 में तो अखिलेश यादव की सरकार थी, फिर भी बीजेपी 70 के आसपास सीटें जीती थी शायद, है ना। तो वो 73 सीटें जीती थी। तो ये जो इलेक्शन है ये पूरा का पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही इलेक्शन है, या था मान लीजिए, अब तो वोट पड़ चुका है। अब राज्यों के भी बाद में जो चुनाव होते हैं उसके अंदर भी हम देखेंगे तो मोदी के फेस पर ही वोट। सीएम योगी एक तरीके से वैल्यू एडिशन उस पे है, क्योंकि मान के चलते हैं लोग कि भाई ये मोदी और योगी की जोड़ी है। इस तरह से हम भी कई जगह गए थे तो वहाँ हमने देखा था, लोगों से बात हुई तो वो सेटिस्फाइड दिखे कि भाई देश का नाम पीएम मोदी ऊपर ले जा रहे हैं और प्रदेश में गुंडों पर शिकंजा या कानून व्यवस्था जो है योगी जी कर रहे हैं। दिल्ली में किसके नाम पर वोट पड़ा इस बार? अरविंद केजरीवाल की पार्टी। अरविंद केजरीवाल बाहर आने के बाद बोले कि हमें जेल में डालने का सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा, ये सिंपैथी वोट है। अच्छा, दूसरा एक और फैक्टर है कि दिल्ली में जाइए, लोगों से बात करिए तो कहते हैं भाई बिजली पानी का परिवारों को फायदा हो रहा। विधानसभा चुनाव में इसीलिए एक तरफा जीत मिली थी आम आदमी पार्टी को, लेकिन जो अब नंबर आया वो तो साफ तौर पर दिखता है कि ना अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से लोगों को असर पड़ा है, ना बाहर आने से असर पड़ा है। दिल्ली के मामले में नवीन जी आपको बेहतर बताएंगे क्योंकि दिल्ली के ही रहने वाले हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात जोड़ देता हूं कि दिल्ली का केस ना बड़ा एकदम क्यूरियस केस है। क्योंकि आप देखिए कि 2014 में दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन 2015 में चुनाव हुआ कुछ ही महीने बाद तो अरविंद केजरीवाल ने क्लीन स्वीप कर दिया। 2019 में बीजेपी ने 7 सीटें जीती, लेकिन उसके बाद 2020 में चुनाव हुआ तो फिर अरविंद केजरीवाल ने क्लीन स्वीप कर दिया। तो दिल्ली का वोटर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चतुर है और बहुत ज्यादा वो अपने इश्यूज को लेकर सेंसिटिव है। उसको पता है कि कौन से मेरे इश्यूज जो है विधानसभा चुनाव में मुझे उन पर फोकस करना है और कौन से इश्यूज को लेकर मुझे लोकसभा चुनाव। नवीन जी अब विस्तार से समझाइए। क्या है कि सुमित ने आधी बातें तो क्लियर कर दी कि दिल्ली का वोटर जो है कितना ज्यादा चपल है। अब नुकसान उसको इस बार क्या झेलना पड़ रहा है कि कांग्रेस पिछली बार लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट लेकर के आती है, 2nd नंबर की पार्टी रहती है, और जबकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 3rd नंबर की पार्टी होती है। तो जो वोटर है उसे पता है कि ये चुनाव जो है वो उसका चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, उसमें अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं करेंगे, तो वहां वो कांग्रेस को वोट देता है। और वो कांग्रेस को वोट देता है क्योंकि वो झाड़ू को वोट देता है, वही वोट वहां जाता है। उसके बाद जो है जब वापस दिल्ली में एमसीडी का चुनाव आता है तो वो झाड़ू को आगे बढ़ा देता है। नहीं तो फिर ये बताइए ना, बिजली पानी जो देता है उससे मतलब अरविंद केजरीवाल से जनता को मतलब नहीं है दिल्ली के। अरविंद केजरीवाल जेल जाए चाहे आए, मैं बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल को जब वोट दिल्ली के विधानसभा का चुनाव होगा तो अरविंद केजरीवाल को वोट दिल्ली के अंदर
बजाबते जितना पड़ रहा है उतना ही पड़ेगा। दिल्ली का जो वोटर है वो एक बार मैंने सुमित से भी चर्चा की थी, वो 30% करीब बीजेपी को वोट यहाँ पर पड़ता आया है विधानसभा के अंदर, वो वैसे के वैसा ही रहता है। बाकी जो वोट है वो फ्लक्चुएट करता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। मतलब पहले कांग्रेस को पड़ता था, वो आपको पड़ने लग गया। इस बार की सिचुएशन जो आंकड़े खराब आ रहे हैं उसके ये जो अलग आ रहे हैं चकित करने वाले, इसके लिए सबसे बड़ा कारण है कि तीनों अगर कि जो सीटें हैं उनमें जो बंटवारा हुआ है, जो वोटर झाड़ू ढूंढ रहा था बैलेट मशीन पे, उसको झाड़ू नहीं मिली, पंजा मिला तो पंजे पे नहीं जा रहा, उसे भाजपा को वोट दे दिया। और जिसको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट एक दूसरे को शिफ्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ है, नहीं हुआ। खासतौर से झाड़ू का वोट जो है वो कांग्रेस को शिफ्ट नहीं हुआ। अच्छा, समय कम अच्छी जगह, समय कम है, अब हम लोग वाइंड अप करते जा रहे हैं। पंजाब का छोटा विश्लेषण जल्दी से 1 मिनट के अंदर। पंजाब में कांग्रेस पार्टी 7 से 9 के आसपास जा रही है। आम आदमी पार्टी इस चक्कर में, इस लालच में अलायंस नहीं किया कि हम वहां पर सरकार में बेहतर करेंगे, लेकिन वहां पर 1 से 2 या 2 से 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी का खाता 1 से 2 सीटों पर खुलता दिखाई दे रहा है, अकाली दल भी कुछ सीटों लालच नहीं था, वो इनकी रणनीति थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, कि पक्ष में भी आप रहे और विपक्ष में भी हम रहे, यानी दोनों इंडिया गठबंधन की पार्टी। अगर लोग सरकार को वोट देना चाहें तो भी वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाए, और विपक्ष को वोट देना चाहें तो वो भी इंडिया गठबंधन, बंगाल में रहा वैसे ही वो रणनीति। ठीक है सर, ये हो सकता है। बहरहाल ये था सभी सीटों पर विश्लेषण, 543 सीटों का विश्लेषण। जो नंबर हमारा खुद का सर्वे है वो आपके सामने है, लेकिन इसके अलावा जितने एजेंसियों ने सर्वे किए हैं सभी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करवाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 4 तारीख का इंतजार करिए, कुछ 10-20-50 सीटों का अंतर, 10-20 सीटों का अंतर होता है कभी कभार, लेकिन अमूमन देश का मिजाज क्या है ये इस सर्वे के जरिए देश की जनता के सामने आ चुका है। धन्यवाद आप सभी का, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।